हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में या फिर जामिया इस्लाम में अभी बाकी जो भी कोर्स जिनका अभी तक एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जैसे कि एमयू के अंदर अगर बात करें तो बीए ऑनर्स हो गया, बीए बीएड हो गया, बीएड हो गया, और जितने भी कोर्स हैं, इवन 11th वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनका आपका इंडो इस्लामिक का जो पार्ट रहेगा और जीके जीएस का जो पार्ट रहेगा, अगर आपका मतलब आप दे रहे हैं इस बार, तो आपका जो ये काफ़ी हेल्प करने वाला होगा। अल्टीमेटली मैं इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा ताकि आप आंसर कर सके। पहला दूसरा ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्योंकि इससे पहले जो मैंने जीके जीएस का जो सीरीज चलाया था उसका मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रेडी कर रखा है, आप उस प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा। मतलब ये है कि हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। हमने जीके जीएस का सीरीज कई सारे अपलोड किए, उस सारे देख लीजिएगा, अल्टीमेटली आपके ही हेल्प होने वाला होगा। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि हम जो MCQ अभी कराएंगे इसके साथ साथ आपको कुछ टॉपिक बताते जाएंगे और वो टॉपिक आपको करते जाना है। इससे आपको एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, चाहे आप जिस किसी भी कोर्स में देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है किस चीज़ के लिए फेमस है? राइनोसेरस के लिए, लायन के लिए, टाइगर के लिए या क्रोकोडाइल के लिए? या तो आपसे पूछा जा सकता है लायन को लेकर कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो लायन के लिए फेमस है, या कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो राइनोसेरस के लिए फेमस है। तो इस टाइप के एक सवाल बनने का पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये है कि ज़्यादा नहीं बट कम से कम 10 से 15 आप जो है नेशनल पार्क या नेशनल बर्ड सेंचुरी मिलाकर याद रखिएगा, नेशनल पार्क और नेशनल बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन में फर्स्ट मैंने पूछा था, इसका आंसर आपको मालूम होगा, नहीं है तो मैं बता दूं, राइनोसेरस के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? इनमें से कौन सी सबसे छोटा कंट्री है वर्ल्ड में? नेपाल एक कंट्री, आप जानते हैं, इंडिया भी एक कंट्री है, वेटिकन सिटी और कतर। इनमें से कौन सा राष्ट्र है या कंट्री है जो कि सबसे छोटा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा, वेटिकन सिटी। आप क्वेश्चन और ऑप्शन पे चलिएगा, ज़्यादा ये नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू वॉम? शक्ति स्थल इनमें से किससे रिलेटेड है, बताइए। शक्ति स्थल जो है इनमें से किससे रिलेटेड है, अगर आपको मालूम है तो? ऑप्शन है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और सोनिया गांधी। वैसे ये तीनों जो गांधी लगे हुए हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किससे क्या, जैसे राजघाट हो गया, राजघाट किससे एसोसिएटेड है, तो ये इस टाइप के सवाल बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस टाइप से आप देख लीजिएगा, थोड़ा मैं जो आइडिया देना चाह रहा हूँ। खैर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सेकंड इंदिरा गांधी होगा। शक्ति स्थल मतलब शक्ति पावर के रूप में इनको डिनोट किया जा रहा है, समझ में आया कि नहीं? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हु गेव द वॉच वर्ड्स वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल ऑफ मेन? यानी इनमें से कौन सा ऐसा इंसान था, पर्सन था, जिसने कहा था, जिसका एक स्लोगन था एक कास्ट हो, एक रिलीजन और एक गॉड हो? ऑप्शन है गोपाल गुरु, श्री नारायण गुरु, EV रामाचारणी और डी ज्योतिराव गोविंदरा के नाम से। चार लोग हैं, इनमें से चारों में से कौन होगा बताइए, कोई एक है करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, वन नेशन वन रिलीजन और वन नेशन वन इलेक्शन का जो कमेटी बना था उसके चेयरमैन या उसके हेड कौन थे? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछा, बताइएगा जरूर। अगले क्वेश्चन पे कह रहे द ऑथर ऑफ द बुक द वेल्थ ऑफ नेशन। एक बुक है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसके ऑथर कौन है और राइटर कौन है? ऑप्शन है थॉमस आर मैथ्यूज, विल स्मिथ, एडम स्मिथ या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर एडम स्मिथ, क्योंकि ये रिपीटेड टाइप के सवाल हैं जो पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इनेक्टेड? यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था देश के अंदर? 2002, 2014, 2019, 2005। इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो ऑप्शन यानी 2005 यानी फिफ्थ जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तो चलिए RTI से पूछ दिया, आपसे पूछा जा सकता है कि राइट टू एजुकेशन RTE ये कब आया था इंडिया में? एक आपसे ये पूछा सकते, बाकी फंडामेंटल राइट के जितने भी आर्टिकल है उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे एक सवाल आपके बनने की पूरी चांस है। एक फंडामेंटल राइट, दूसरा DPSP, इन दोनों को आप देख लीजिएगा। तो आज का काम मैं क्या दे रहा हूँ आपको, एक तो आप नेशनल पार्क देख लेंगे,
और नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरी सेलेक्टिवली 8 से 10 देखिएगा। इसके अलावा ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये देख लीजिएगा एटलीस्ट अभी के तौर में। और आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन किस यानी कब आया था वो आपसे ईयर कई बार पूछे जाते हैं। हालांकि आर्टिकल 21 के अंदर आता है, लेकिन कब आया था ये पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। योजना से रिलेटेड आप कम से कम 10 से 15 इम्पॉर्टेंट योजना देख लेंगे। और इम्पॉर्टेंट योजना वैसा जो लाइक डेली बेस पे जो इम्पोर्टेंस रखता हो, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखने मतलब कि जो न्यूज़ में रहा हो रिसेंट में, जैसे उज्ज्वला योजना हो गया, सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो योजना आया है, तो इस टाइप का जो न्यूज़ में रहा हो। क्वेश्चन कह रहा है इन विच ईयर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लॉन्च्ड। अच्छा, ये जो योजना आया था वो बिहार के पटना में ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, पहला। दूसरा एक और यहाँ पे दिमाग में आया फिर से कि आप मिनिस्ट्री जरूर याद रखिए कि कौन सा मिनिस्ट्री किससे एसोसिएटेड है। जैसे मान ली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, तो आपको इंडस्ट्री वाइज थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इंडस्ट्री वाइज या ये समझिए कि जितने भी मिनिस्ट्री है, जैसे होम मिनिस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर क्या क्या, इस टाइप से कुछ जरूर देख लेगा। चलिए, ऐसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 है, दिसंबर 2014, दिसंबर 2019, दिसंबर 2020 और 23। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, यानी कि 2014 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि कितना पहले है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से। ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया कितना पहले है। अहेड मीन्स क्या होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होंगे वो ऑप्शन 4 होगा, 4 आवर 30 मिनट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि विच कंट्री शेयर द लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया। इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा लैंड का एरिया, लैंड वाला एरिया सबसे ज़्यादा टच करता है, यानी सबसे ज़्यादा शेयर करता है इंडिया के साथ। ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। करेक्ट आंसर इसका बांग्लादेश होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बताइए इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको हम किस नाम से जानते हैं। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको हम किस नाम से जानते हैं। सेम वे इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे हम किस नाम से जानते हैं, वो आपको बताना है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे क्लीनेस्ट लेक पाया जाता है। स्टेट का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, आसाम। इसमें एक मिस्टेक्स हो गया है। ये जितने भी स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का है, और बल्कि ये नहीं, अगर इसमें एक मतलब मिस्टेक्स हुआ कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए था। एक्चुअल जो करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है क्लीनेस्ट लेक पाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जो मैंने बोला बॉर्डर लाइन, तो देखिए बॉर्डर लाइन फिर से रिपीट हो गया। वाटर बॉडी विच सेपरेट अंडमान आइलैंड फ्रॉम निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ही अंडमान निकोबार है, और अंडमान आइलैंड है और निकोबार आइलैंड है, दोनों एक दूसरे को सेपरेट करता है। मतलब अंडमान एंड निकोबार जो दोनों बे ऑफ बंगाल में ही है, इन दोनों को सेपरेट करता है एक वाटर बॉडी जिसका नाम है, पहला ऑप्शन हो गया अंडमान सी, 20 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और 30 डिग्री चैनल। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन 10 डिग्री चैनल जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट अकर इन द एरिया विच रिसीव रेनफॉल। पहली बात हुई है कि मैं यहाँ पे फिर से एक टॉपिक बनकर आ रहा है कि आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ज़रूर पढ़ लेना है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, पहला वो फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है और उस फॉरेस्ट में कितने पानी की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा है किसके बारे में पूछा है, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट के बारे में पूछा है कि ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट में एरिया जहाँ पे ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट होता है वहाँ पे जो वाटर का जो रेनफॉल होता है वो मिनिमम कितने होते हैं या कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मोर देन 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 50 सेंटीमीटर से कम, 100 सेंटीमीटर से कम और 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और फिर 0 सेंटीमीटर। इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो आपका होगा लेस देन 50 सेंटीमीटर, यानी सेकंड जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द स्टेट दैट रिसीव फ्लड ड्यूरिंग विंटर मंथ, यानी कि ठंड के टाइम में, विंटर के टाइम में इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे फ्लड आता है, फ्लड रिसीव करता है, फ्लड आते हैं यहाँ पे। ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर जो होगा इसमें तमिलनाडु होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वेव, यानी कि अर्थक्वेक वेव कब में या ऐसा मतलब ऐसा कौन सा ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें जो वेव होता है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। यानी अर्थक्वेक जब अर्थक्वेक आता है तो एक वेव के टाइप में आता है, तो वो इनमें से कौन सा ऐसा वेव होता है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, हालांकि वो अर्थक्वेक ही होता है। ऑप्शन है सरफेस वेव, पी वेव, एस वेव और वी वेव। करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए सरफेस वेव होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हाँ, अब देखिए जैसे यहाँ पे अर्थक्वेक से रिलेटेड पढ़ लेंगे तो यहाँ पे जो आया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रॉक्स विथ एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ रॉक्स विथ एग्जाम्पल आपको देख लेना है। ये मतलब ये आपके टोटली एंट्रेंस और एंट्री जो बताते जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने को बोला तो वो देख लेंगे। इसके अलावा आपको DPSP फंडामेंटल राइट्स बोला, यानी 5 टॉपिक हो गया। साथ में मैंने नेशनल पार्क बोला था, यानी टोटल जो है 6 से 7 टॉपिक अभी तक मैंने बोल दिया कि आपको करना है। अगर इतना कर लेते हैं तो बस यूँ समझ लीजिए कि आपका एंट्रेंस तो होना तय है। अब आते हैं, करे डैश इज ए प्राइमरी रॉक, इनमें से कौन सा मतलब रॉक है वो प्राइमरी रॉक के अंदर आता है। जैसे सेडिमेंट्री, यानी ये तो सारे रॉक का टाइप ही है और ये एक एग्जाम्पल के पार्ट हो जाता है। सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, डायमंड, इग्नियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन लास्ट यानी इग्नियस रॉक होगा। यानी इग्नियस रॉक जो है वो प्राइमरी रॉक के अंदर आता है। अब ये तो हो गया, आपको क्या करना है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल क्या होगा, मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या होगा, इग्नियस का एग्जाम्पल क्या होगा, ये आपको ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, यानी स्टेट का नाम बताइए जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि इंसान की आबादी सबसे कम पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, इनमें से कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे कम इनमें से अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है दी स्टेट विद द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, यानी अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा शहर में है, सॉरी स्टेट में है। ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला। करेक्ट आंसर इसमें जो होगा वो ऑप्शन 3 महाराष्ट्र होगा। अब यहाँ पे देखें तो अच्छा, ये सब इस टाइप का जो सवाल है ना, आप इसके लिए क्या करेंगे, अगेन एक टॉपिक बोल रहे हैं जो कि करना है आपको, वो है सेंसस 2011। जितने टॉपिक मैं बोल रहा हूँ इन सबको यूट्यूब से हेल्प लीजिएगा और SSC लेवल का लेक्चर देख लीजिएगा। मतलब सर्च कर लेना आपकी, जैसे वैसे तो सेंसस 2011 तो हर किसी को देखना चाहिए क्योंकि उससे 2-3 सवाल तो बनते ही बनते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से इंडो इस्लामिक का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। कह रहे वेन वाज सर सैयद अहमद खान, यहाँ स्किप हो रहा है सैयद, वेन वाज सर सैयद अहमद खान बॉर्न, सर सैयद अहमद खान का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 17 अक्टूबर 1817, 1917, 1 अक्टूबर 1817, 2 अक्टूबर 1917। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 17 अक्टूबर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है अलीगढ़ मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ, अलीगढ़ मूवमेंट इनमें से किससे एसोसिएटेड है, मतलब कौन जाने माने हैं जिससे अलीगढ़ मूवमेंट मतलब जिनको पर अलीगढ़ का दारो मदार था, अलीगढ़ मुस्लिम सिटी का दारो मदार था। ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, मॉरले मिंटो, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सैयद हादी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अलीगढ़ गैजेट, जैसे सबसे मतलब ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर के बारे में अगर पूछा जाएगा आपसे तो जो न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर वो था बंगाल गैजेट। ऐसे ही अलीगढ़ गैजेट जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एम हिदायतुल्लाह, हेक्टर मुनरो। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा सर सैयद अहमद खान। एम हिदायतुल्लाह के बारे में बस इतना जानिए कि चीफ जस्टिस रहे हैं और ये वो चीफ जस्टिस थे जिनको चीफ जस्टिस रहने के बावजूद इनको प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला था, क्योंकि जब जैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन का जब डेथ हो जाता है तो जो वाइस प्रेसिडेंट था वो रेजिग्नेशन दे दिए थे, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों इस दुनिया से निकल लिए, इन दोनों अपने पोस्ट से साइड हो गए। उस केस में अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सडन दोनों और मतलब पोस्ट से साइड हो जाते हैं, उस केस में जो चीफ जस्टिस होता है वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क करने लगते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो मिल गया सर सैयद अहमद का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु द ऑथर ऑफ असबाब बगावत हिंद, यानी असबाब बगावत हिंद के नाम से इसमें कौन किसने लिखा था? यानी 1857 का जो रिवोल्ट होता ना उसके रिस्पांस में बुक लिखा गया था कि आखिर ये रिवोल्ट हुआ कैसे, क्या कौन मेन रिस्पॉन्सिबल था? सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, मीर मुत्तकी, सैयद हादी, अजीजुन्निसा।
करेक्ट आंसर इसका सैयद अहमद खां होंगे। इनके फादर मीर मुत्तकी थे और इनकी वाइफ अजीजुन निसा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं अल हिलाल एक उर्दू वीकली जर्नल था, न्यूज़पेपर था, जो कि कलकत्ता में स्टार्ट किया गया था। इनमें से किनके द्वारा स्टार्ट किया? APJ कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना शिबली नुमानी, महात्मा गांधी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इक़्तिदारी सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इक़्तिदारी सिस्टम इनमें से किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। करेक्ट आंसर जो होंगे इसका इक़्तिदारी सिस्टम इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा ही 14 नोबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। टाका और जीतल जो कॉइन है ये भी इनके ही द्वारा ही स्टार्ट किया। इस टाइप के सवाल आपसे पूछने के चांसेस है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यानी कि फाउंडेशन स्टोन, समझिए क्वेश्चन क्या, फाउंडेशन स्टोन मतलब बोलते हैं ना कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, या पत्थर, या फिर ऐसे समझिए कि इसको आप ऐसे समझिए कि इनमें से किनके द्वारा जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नींव, स्टार्टिंग जब नींव रखा गया था, बोलते हैं ना कि कोई घर बनने से पहले घर का जो गार्जियन होता है वो ईंट रखता है कि लो भाई ये मैंने ईंट रख दिया और आज से काम स्टार्ट करो। तो इनमें से किसके द्वारा किया गया था? शशीद अहमद खान, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मुइर, लॉर्ड नॉर्थ ब्रूल के नाम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लॉर्ड लिटन के नाम से। उसने ही फाउंडेशन स्टोन जो उसने ही पहले दिया था। बाकी ये कि लॉर्ड मुइर और लॉर्ड नॉर्थ जो है ये दोनों, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जब आप अलीगढ़ में जाएंगे तो नॉर्थ हॉल के नाम से एक है, मुइर के नाम से भी वहाँ पे बिल्डिंग का नाम रखा गया है अगर जाओगे तो, क्योंकि उनका एक वहाँ पे योगदान रहा है। जैसे ज़मीन वगैरह जो है ये लॉर्ड लिटन के द्वारा दिया गया, पैसे लॉर्ड नॉर्थ और मुइर के द्वारा भी दिए गए थे, डोनेट किए गए थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तुर्कन चहलगानी या 14 नोबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है सजदा एंड पैबोज सिस्टम स्टार्टेड बाई, सजदा या फिर पैबोज सिस्टम जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बलबन, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका गयासुद्दीन बलबन मत कहिए बल्कि गयासुद्दीन बलबन को उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है आयरन एंड ब्लड पॉलिसी स्टार्टेड बाई, आयरन और ब्लड पॉलिसी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश। करेक्ट आंसर बलबन होगा। अभी इस टाइप देखिए, जो भी एमए में स्टूडेंट एंट्रेंस दे रहे हैं उनका इंडो इस्लामी का जो एरिया हो जाता है वो कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री हो जाते हैं, जहाँ से आप दिल्ली सल्तनत से चलेंगे और मुग़ल तक ख़त्म करेंगे, वो आपका इंडो इस्लामी का पार्ट हो जाता है। हालांकि और भी है पर ये एटलीस्ट स्टार्टिंग यहाँ से हो जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ, लेकिन हाँ एंड पे ज़रूर बता दें कि हमारा ऑलरेडी 10 डेज़ क्रैश कोर्स चल रहा है AMU स्टूडेंट के लिए, जहाँ पे आपको कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटी, ज्योग्राफी में सजेस्टेड मटेरियल सजेस्ट किया जाएगा, कुछ मॉक टेस्ट भी रहेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं इन सब के बारे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म रेडी किया गया, उस गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिए और वहाँ पे एक बेसिक रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया जिसको पे करेंगे एंड फिर आपको डायरेक्ट बैच के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट्स क्वेरी होगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक जरूर करिए, क्योंकि ये टोटली आपके लिए है। अगर आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और व्यूज़ जितना ही ज़्यादा होगा समझिए हम उसी हिसाब से हम आपको आगे भी लेक्चर लाएंगे, क्योंकि ये इस टाइप से MCQ रेडी करने में काफ़ी टाइम लगता है, बड़े सोच समझ के तैयार किया जाता है। तो डाउट्स होगा तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो लाइक करिएगा। थैंक यू।